जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट जरूर करें। तो क्वेश्चन क्या है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो अभी जो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 को रिलीज किया गया है उसमें भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि यूनिकॉर्न क्या कहलाता है। तो यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिसका वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। मान लिया कोई नई कंपनी अभी शुरू हुई है और उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, तो उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं या यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, अब आपको सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। तो इस इंडेक्स में यही देखा गया है कि किस देश में और किस शहर में कितने यूनिकॉर्न है, इसी के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसको प्रकाशित किसने किया है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और इसमें 53 देश शामिल किए गए थे जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। शहरों की संख्या कितनी थी, यानी कि इस इंडेक्स में कितने शहरों को शामिल किया गया था, 291 शहर शामिल किए गए थे। तो देखिए टॉप 5 देशों की बात करें यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर, तो अमेरिका पहले स्थान पर है, यहाँ पर 758 यूनिकॉर्न है। चाइना दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर 343। भारत तीसरे स्थान पर है जिसमें 64 यूनिकॉर्न है। यूके चौथे स्थान पर है जिसमें 61 यूनिकॉर्न है, और 5वें स्थान पर है जर्मनी जहां पर 36 यूनिकॉर्न है। तो ये टॉप 5 हैं, इनको नोट कर लें। वहीं अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में टॉप 3 देखते हैं तो सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क है, तीसरे स्थान पर बीजिंग है। यानी कि शहरों के मामले में सैन फ्रांसिस्को में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में, फिर बीजिंग में। भारत के शहरों की बात करें तो बेंगलुरु शहरों के मामले में 7वें स्थान पर है, यहाँ पर 32 यूनिकॉर्न है। मुंबई 19वें स्थान पर है जहाँ पर 14 यूनिकॉर्न है, और गुरुग्राम इस लिस्ट में पहली बार शामिल हुआ है और ये इस लिस्ट में 27वें नंबर पर रहा है, यानी शहरों की लिस्ट में ये 27वें नंबर पर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में अभी जारी किए गए हैं। तो अभी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया था पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें 133 देश शामिल थे, अमेरिका पहले, भारत 49वें स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 को अभी हाल ही में जारी किया गया था जर्मन वॉच के द्वारा। इसमें 63 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल था। डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा है, 10वें स्थान पर इंडिया रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 को सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया था। 147 देश इसमें शामिल थे। फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है, भारत 118वें स्थान पर रहा है। WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा जारी किया गया है अभी हाल ही में। 118 देश इसमें शामिल थे, स्वीडन पहले, और भारत का 71वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम रखा गया है। तो अब नया नाम क्या हो गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है, ये क्योंकि ये बेंगलुरु की सिटी यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों यह देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना है जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर बना है। ठीक है, यानी कि इसका नाम रखा गया है, बना तो ये पहले से है, इसका नाम अभी किया गया है। बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं, जैसे फुर्सतगंज स्टेशन जो कि यूपी में है, इसका नया नाम तपेश्वर नाथ धाम किया गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम हो गया है चंद्रनगर। अयोध्या रेलवे स्टेशन ये भी यूपी में है, इसका नाम अयोध्या धाम हो गया है। झांसी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में, इसका नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप किया गया है। पुराने संसद भवन को संविधान सदन बोला जाएगा अब। राजपथ को कर्तव्य पथ, मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में है इसे अमृत उद्यान, और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय को अब प्रधानमंत्री संग्रहालय कहा जाता है। तो ये कुछ बदले गए नाम हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी न्यूज में भी है। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान प्रदान किया गया है घाना देश की सरकार के द्वारा। तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। सबसे पहले वो घाना देश गए थे और वहाँ पर उन्हें एक सम्मान प्राप्त हुआ है जिसका नाम है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये सम्मान उन्हें किसने प्रदान किया है? तो घाना के जो प्रेसिडेंट हैं जॉन महामा, उनके द्वारा ये सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारत और घाना के बीच में कुछ समझौते हुए हैं। तो कुल 4 प्रमुख समझौते हुए हैं जो कि संस्कृति, पारंपरिक चिकित्सा और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारत और घाना ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें ये कहा है कि भारत और घाना आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हैं उनकी यात्रा के दौरान। अब हम बात करते हैं भारत के वो कौन कौन से नेता हैं जो घाना देश की यात्रा पर गए थे। तो जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये 1957 में गए थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी 1995 में। 2016 में हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, वो गए थे। और अब 2025 में नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए हैं। यानी कि पिछले 30 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने घाना देश की यात्रा की है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर घाना की, ये है कहाँ? तो ये अफ्रीका महाद्वीप पे है। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये मैप है, यहाँ पर स्थित है घाना और इसकी कैपिटल क्या है? अकरा। सेडी यहाँ की करेंसी है। इसे स्वतंत्रता मिली थी 1957 में। और राष्ट्रपति कौन है? जॉन महामा। यहाँ पर एक प्रमुख झील है जो कि एक प्राकृतिक झील है जिसका नाम है बोल्टा झील। इस बात को आप याद रखिएगा। और घाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है, यानी यहाँ पर कोको का उत्पादन होता है। और इसे गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर गोल्ड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। देखिए दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उनके लिए आपको करंट अफेयर्स चाहिए एक ही बुक में। तो उसके लिए 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है ऐप पर। उसको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हर महीने जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आती है वो भी लॉन्च की गई है, तो उसको भी ऐप पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हरियाणा का जो मानेसर नामक स्थान है, यहाँ पर शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ये 3 और 4 जुलाई को आयोजित हुआ है मानेसर गुरुग्राम में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं जिसमें नगर पालिका, नगर निगम ये सभी होते हैं, तो इनके जो अध्यक्ष हैं उनका एक सम्मेलन हुआ है कहाँ पर? मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की बात हुई है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, इनकी बात हुई है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत प्राप्त हुआ है। जो 73वां संविधान संशोधन था ये पंचायती राज्य से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिकाओं से संबंधित था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 40। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। पंचायतों के लिए विषयों की जो सूची है वो 11वीं अनुसूची है जिसमें 29 विषय हैं। नगर पालिकाओं के लिए जो सूची है वो है 12वीं अनुसूची जिसमें 18 विषय हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कितना है? 33%। ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243D में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन सैट उपग्रह अंतरिक्ष में गायब हो गया है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, गायब होने का मतलब ये है कि इस सैटेलाइट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो वैज्ञानिक हैं वो इससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये अंतरिक्ष में गायब हो गया है। तो इसे 2024 में मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य ये था कि जो मीथेन का उत्सर्जन होता है उसकी निगरानी करना, यानी कि किस क्षेत्र में कितना मीथेन का उत्सर्जन होता है इसकी जांच करने के लिए ये सैटेलाइट 2024 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इस सैटेलाइट को बनाया किसने था? अमेरिका ने। और इसकी विशेषता ये थी कि ये दिन में 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता था, लेकिन अब इसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया है। दोस्तों, यहाँ पर मीथेन गैस की बात हुई है तो चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला कितना होता है? CH4। और यह एक ज्वलनशील, रंगहीन और गंधहीन गैस है। ज्वलनशील का मतलब ये आग पकड़ लेती है। और यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उसमें ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना प्रभावी होती है। और यह सबसे सरल एल्केन और हाइड्रोकार्बन है। इसकी खोज एलेसैंड्रो वोल्टा ने 1776 में की थी। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है, जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है जिसने हिंदी भाषा सीखने का कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कोलंबो श्रीलंका में स्थित विश्वविद्यालय है। तो इसने हिंदी भाषा सीखने के लिए अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो इसके लिए साझेदार संस्था कौन है, यानी कि इस कार्यक्रम में कौन सहयोग कर रहा है? तो जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है वो इसमें सहयोग कर रहा है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? श्रीलंकाई छात्रों और सैन्य अधिकारियों को हिंदी भाषा सिखाना। तो जो श्रीलंका के छात्र हैं वो इस कार्यक्रम के तहत हिंदी भाषा को भी सीख सकते हैं। श्रीलंका की बात करें अगर हम, तो राजधानी इसकी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया। और दोस्तों, जो श्रीलंका है यह एक द्वीपीय देश है। ये द्वीप है एक और देश भी है, तो इसलिए यह एक द्वीपीय देश है। हिंद महासागर में ये स्थित है और यह भारत के दक्षिण में स्थित है और पाक जल संधि से इसे भारत से अलग करती है। यानी कि जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों CR पाटिल जी के द्वारा सी फ्लड प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। अब ये सी फ्लड प्रणाली क्या होती है? तो देखिए, अभी बरसात का मौसम मान रहा है, आप देखेंगे कि जगह जगह बाढ़ आ जाती है। तो एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा जिसमें जो बाढ़ है उसका पहले से पता लग जाएगा। यानी कि जब भी जल स्तर बढ़ेगा नदियों का तो उसकी भविष्यवाणी की जाएगी और ये जो सूचना है ये गाँव तक पहुंचाई जाएगी। तो उसके लिए एक सिस्टम जो तैयार किया गया है उसका नाम है सी फ्लड प्रणाली। तो इसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के द्वारा किया गया है, जिसमें बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में क्या बाढ़ आ सकती है, कितना खतरा है, ये सभी जानकारी इसमें प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बना है? आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। तो दोस्तों, रिलायंस जियो अब ग्राहक संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है। ठीक है, तो मई 2025 तक जियो के पास 68.8 लाख FWA ग्राहक थे। अब ये FWA या फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस क्या होता है? तो यह एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से बिना तारों के इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? फाजिल्का में। तो पंजाब का जो फाजिल्का है वहाँ पर भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है। इसको डिजाइन और निर्माण किसने किया है? इकबाल सिंह जी ने इसका निर्माण किया है। खास बात यह है इसकी कि इसमें जो लकड़ी यूज की गई है जो फिनलैंड से आई हुई लकड़ी है, जो कि देवदार के वृक्षों की लकड़ी है, उससे इसका निर्माण किया गया है। देखिए, सिख धर्म की बात हुई है तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक है, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था।
खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा की गई थी और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? तो यह सिस्टम इंदौर में शुरू किया गया है। तो देखिए, इंदौर में एक ऐसा सिस्टम शुरू हुआ है जहां पर आपके मकान के बाहर एक QR कोड लगा होगा, एक डिजिटल प्लेट लगी होगी जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे टैक्स भुगतान की इसमें सुविधा होगी। अगर आप कोई शिकायत दर्ज करना चाहते तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं, ये सभी सुविधाएं इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा इस QR कोड को स्कैन करने पर आपकी संपत्ति का भी विवरण आ जाएगा। तो ये सारी जानकारी इस QR कोड में होगी। तो इस प्रकार की प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? इंदौर बना है। तो ये जानकारी आप नोट कर ले। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। आप ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आप ऐप पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों जब आप ऐप पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन कर लें। इसके लिए कूपन कोड यूज करें समर600। GK GS फाउंडेशन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। ये अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस देश में हिजाब को बैन किया गया है? कजाकिस्तान। और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? सावित्रीबाई फुले। किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? पाकिस्तान। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? बिहार। माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तेगबीर सिंह। और INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस देश में हुआ है? रसिया में। और PM नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक कितने देशों की यात्रा करेंगे? 5। अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? केशवन रामचंद्रन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। जैसे एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द वर्ल्ड एज आई सी इट लिखी है। और ऑर्थर हेले ने एयरपोर्ट को लिखा है। सेमूर मायरोन हर्स ने प्राइस ऑफ पावर को लिखा है। दांते ने डिवाइन कॉमेडी और होमर ने इलियड नामक पुस्तक को लिखा है। हेनरी मिलर ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल पार्क। शेक्सपियर ने कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखा है। और न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक को लिखा है। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट और प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक को लिखा है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 26 नवंबर 1949 बताया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप ऐप को इंस्टॉल कर लें तो वहाँ पर सारी ई बुक मिल जाएगी। 2024-25 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है ये मिल जाएगा 199 रुपये में। इसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आप हमारे ऐप पर जब जाएंगे तो GK GS की ये सभी